डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 8 द मॉडर्न पीरियड। ये चैप्टर करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे और इन सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस चैनल पर हो चुका है। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और ये जो सोशल साइंस का चैप्टर 8 है ये मैं एक बार दोबारा से आपको करवा रहा हूँ। मैंने इसका पूरा सिलेबस करवा दिया है आपको, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चैप्टर 8 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द मॉडर्न पीरियड। इन क्लास 6 you have studied about the period from Stone Age to the development of civilization, many empires in different part of etc. क्लास 6 में आप स्टडी कर चुके हो स्टोन एज के बारे में और जो सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट है उसके बारे में, और मैनी एम्पायर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के डिफरेंट पार्ट में कई राज्यों के बारे में आप पढ़ चुके हो, कई साम्राज्य के बारे में आप पढ़ चुके हो। इन क्लास 7 यू हैव स्टडीड अबाउट द राइज ऑफ वेरियस एम्पायर्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, टर्किश इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत, रीजनल पावर, द मुग़ल एम्पायर एट्सेट्रा। और क्लास 7 में आप स्टडी कर चुके हो अलग अलग एम्पायर जो राज्य है, नॉर्थ में और साउथ में जो थे एम्पायर उनके बारे में स्टडी कर चुके हो। जो टर्किश इन्वेशंस थे, जो आक्रमण थे, हमले थे, उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। दिल्ली सल्तनत के बारे में, रीजनल पावर के बारे में और मुग़ल एम्पायर के बारे में आप ये क्लास 7 में पढ़ चुके हो। नाउ we are going to learn about the modern period of Indian history which began in the 18th century after 1707 when the Mughal emperor Aurangzeb breathed his last। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो कहाँ से शुरू होती है? 18th सेंचुरी से शुरू होती है और 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। औरंगजेब की डेथ के बाद आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट मानी जाती है? 1707 के बाद। ठीक है। द क्रम्बलिंग ऑफ द ओल्ड सिस्टम गेव प्लेस टू न्यू आइडिया एंड मैनी पावर इमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल होराइजन ऑफ इंडिया। अब जो क्रम्बलिंग यानी कि जो ओल्ड सिस्टम था, जो पुराना सिस्टम था, वो टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था और उसकी जगह पर नए आइडिया और नई पावर, पॉलिटिकल मतलब इंडिया में नई पावर आ चुकी थी, नए आइडिया आ चुके थे। जो पुराना सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका था। आगे है द एवर चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो heralded the dawn of modern period, especially with the coming of European to India। अब जो हमारा जो सिस्टम था, पॉलिटिकल जो सिनेरियो था, वो लगातार इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता रहता था। ठीक है। यहाँ पर एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता रहता था, या फिर कोई किसी की डेथ हो जाती थी किसी राजा की, तो यहाँ पर कहने का मतलब है इंडिया में इंस्टेबिलिटी थी, कुछ ना कुछ होता रहता था राजनीतिक सिनेरियो। और ये तब चेंज हुआ, आप कह सकते हैं बड़ी तेज़ी से ये चेंज हुआ जब इंडिया में क्या आए? यूरोपियंस आए, यानी कि अंग्रेज आए या फ्रेंच आए, ठीक है, पुर्तगाली आए। ड्यूरिंग द पीरियड इंडिया वाज एक्सप्लॉयटेड पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली। और इस पीरियड में यानी कि मॉडर्न पीरियड में इंडिया को बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। इंडिया का बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और उसकी संस्कृति के तौर पे बहुत ज़्यादा इंडिया का शोषण किया गया इस पीरियड में। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए ट्रेडिंग कंपनी। जो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो एक व्यापार की कंपनी के तौर पे इंडिया में स्थापित हो गई। बट इट टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ एंड ग्रेजुअली टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। मगर धीरे धीरे जो इसने फ़ायदा उठाया, इस कंपनी ने, जो इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसका फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया।
इन 1858 द पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और 1858 में जो पावर थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही देख रही थी पूरे इंडिया को, फिर पावर वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई और वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई। ठीक है, अब ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो इंडिया, जो ब्रिटेन का जो शाही परिवार था, यानी कि राजा था या रानी थी, वो अब उसके हाथ में इंडिया की पावर आ गई। In 18th century witnessed various measures adopted by the East India Company to extend and consolidate its control over India, like military action, introduction of railway, postal service, passing different एक्ट्स एट्सेट्रा। और 19th सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बहुत सारे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, अपनी स्थिति कंसोलिडेट मजबूत करने के लिए उन्होंने इंडिया में मिलिट्री एक्शन किया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेल लेकर आए वो इंडिया में, पोस्टल सर्विस, ठीक है, डाक विभाग उन्होंने शुरू किया, और बहुत सारे जो एक्ट थे वो उन्होंने पास किए। The revolt of 1857 was a major event, but the colonial power suppressed it ruthlessly। और 1857 में एक क्रांति हुई, ठीक है, मगर इस क्रांति को जो कॉलोनियल पावर थी, यानी कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से इस क्रांति को दबा दिया, ख़त्म कर दिया। The British rule continued over India, but the discontentment against the colonial power strengthened the national movement। जो ब्रिटिश था उनका राज, अंग्रेज़ों का राज लगातार चलता रहा, मगर जो हमारे भारतीयों के अंदर जो असंतोष था, असंतोष की जो भावना थी, वो उसके कारण जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो मजबूत होता चला गया। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 हैड फार रीचिंग इफेक्ट। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका बाद में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। The major event of the 20th century India were the partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, जलियांवाला बाग मैसेकर एट्सेट्रा। जो 20th सेंचुरी की जो मेजर इवेंट्स थी इंडिया की, वो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का विभाजन, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की स्थापना, होम रूल लीग, जलियांवाला बाग मैसेकर, जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, ये 20th सेंचुरी की मेन घटनाएं थी। The British government also introduced a series of reforms to pacify Indians and to weaken the freedom struggle। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे सुधार की सीरीज़ वो लेकर आए, जिससे कि इंडियन, उनकी ये सोच थी कि इससे इंडियन शांत हो जाएंगे और जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। बट India was able to end the British rule and gain independence in 1947। मगर इंडिया की जो स्ट्रगल थी वो जारी रही और इंडिया को ब्रिटिश रूल से 1947 को आज़ादी मिल गई, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड मैनी अदर नेशनल लीडर। और ये जो नेशनल मूवमेंट थी ये किसके अंडर थी? महात्मा गांधी थे इसके मुख्य, और बहुत सारे लीडर्स थे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। और दुर्भाग्यवश 1947 में इंडिया के दो टुकड़े हो गए और दो देशों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमें उस समय की यानी कि मॉडर्न पीरियड की इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था, हमें कहाँ कहाँ से पता लगता है कि उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। यू नो डैट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट लाइक ओल्ड बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट ग्रेट हेल्प इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द एंशंट एंड मेडिवल पीरियड। आप ये जानते हो कि जो पास्ट के जो रिमेन्स हैं, यानी कि जैसे कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं या बुक हैं और दूसरे जो डॉक्यूमेंट हैं, उससे हमें
एंशेंट हिस्ट्री जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है और जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके बारे में पता लगता है। लेट अस हैव ए लुक एट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विच आर प्रिजर्व्ड इन आर्काइव्स। अब हम किस पे देखेंगे, हम ये इस पे एक नज़र डालेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से पता लगती है, कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जो आर्कीव्स में, यानी कि जो आप आर्कीव्स का मतलब होता है जैसे कोई कलेक्शन कर रखी है उनकी, ठीक है, उससे हमें आर्कीव से जो संभाल कर आर्कीव्स में संभाल कर रखी हुई हैं उन सोर्सेज से हमें मॉडर्न हिस्ट्री का पता लगता है। यू कैन सी दैम एंड रीड मोस्ट ऑफ देम। आप उनको देख सकते हो और उनको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले कौन सा है, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, जिससे हमें पता लगता है उस समय के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडियन की मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में, उस समय के बारे में पता लगता है। तो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में क्या है, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, द रिकॉर्ड ऑफ रिफॉर्म ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया पे लगभग 200 साल तक राज किया। तो फिर वो कुछ रिफॉर्म लेकर आए, कुछ सुधार लेकर आए, जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन है, और आगे है हमारे पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जिससे हमें पता लगता है उस टाइम के समय का, उस टाइम की हिस्ट्री का। दे टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टाइम। इन डॉक्यूमेंट से हमें पता लगता है कि उस समय जो लोगों की कंडीशन कैसी थी और उस समय का शासन कैसा था। सिमिलरली वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बिल्स लाइक इल्बर्ट बिल, आर्म बिल्स दैट वर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसी तरह से उस समय जो कुछ बिल भी पास किए गए थे, जैसे कि इल्बर्ट बिल, आर्म्स बिल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए थे, इनसे भी हमें उस समय की हिस्ट्री का पता चलता है। अगला है हमारे पास बुक्स से भी, जो उस समय बुक्स लिखी गई थी उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है उस समय की। मैनी बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारी बुक्स उस समय प्रिंट की गई, ठीक है, लिखी गई। दे वर प्रिजर्व्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरी, और ये इनको पब्लिक और प्राइवेट लाइब्रेरी में संभाल के रखा हुआ है। मोस्ट बुक्स लाइक आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी, अनहैप्पी इंडियन बाय लाला लाजपत राय एट्सेट्रा आर अवेलेबल इवन नाउ एज दे हैव बीन रीप्रिंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनमें से बहुत सारी बुक्स, जैसे कि आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो महात्मा गांधी ने लिखी थी, अनहैप्पी इंडियन जो लाला लाजपत राय ने लिखी थी, वो उनको अभी भी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बार बार ये जो बुक्स हैं ये प्रिंट होती रहती हैं। दे आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। और ये बुक्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट सोर्स हैं उस मॉडर्न पीरियड के। द पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी, biographies written in the duration give us an insight into the condition of that time। और उस समय जो पोइट्री लिखी गई, प्रोज लिखे गए, ड्रामा, स्टोरीज, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो उस समय लिखी गई, ये इनसे भी हमें उस समय के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर्स, राइटिंग, स्पीचेस एट्सेट्रा। कुछ लेटर्स लिखे गए थे, राइटिंग्स लिखी गई थी, स्पीच बोली गई थी। They provide information about the development that take place during a particular period। ये भी हमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बताते हैं उस समय के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ गांधी जी एट द गांधी स्मृति नियर राजघाट, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम ऑन गांधी जी, हैज़ ए लाइब्रेरी विद अराउंड 60,000 बुक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बताया कि ये जो लेटर थे, एक एग्जांपल दिया गया है, गांधी जी ने कुछ लेटर लिखे थे, उनको कलेक्ट किया गया, और ये कहाँ पे आप देख सकते हो, गांधी स्मृति नियर राजघाट,
ठीक है, जो एक म्यूज़ियम है, ठीक है, वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 60,000 बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में। इट आल्सो हैज़ अबाउट 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ ऑफ गांधी जी, और इस म्यूज़ियम में गांधी जी के भी लगभग 6,000 फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। Freedom is our birthright, the slogan given by Bal Gangadhar Tilak and the call given by Netaji Subhash Chandra Bose, you give me blood and I will give you freedom, and many other slogans tell about the patriotic feeling and the national fervor during our struggle for independence। अब कुछ नारे उस टाइम के, जैसे कि तुम फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, जो स्वतंत्रता है वह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्लोगन, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, और नेताजी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत ही उनका मशहूर नारा है। और दूसरे और कई स्लोगन उस समय की हमारी देशभक्ति की जो पैट्रियोटिक फीलिंग है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और हमारी जो स्ट्रगल थी, फ्रीडम फाइटिंग थी, जो उस समय की आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल थी उसके बारे में बताते हैं। आगे है हमारे पास न्यूज़पेपर। द लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, वर्नाकुलर पेपर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक केसरी इन मराठी, अमृता बाजार पत्रिका इन बंगाली आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। और उस समय कुछ न्यूज़पेपर भी प्रकाशित होते थे, उनसे भी हमें पता लगता है उस समय के बारे में, जैसे कि लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, ये समाचार पत्रों के नाम है, न्यूज़पेपर्स के नाम है। वर्नाकुलर पेपर यानी कि लोकल भाषा में जो पेपर निकलता था। वर्नाकुलर का मतलब होता है ऐसी भाषा जो लोकल होती है, जैसे कि मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। तो ये बाल गंगाधर तिलक एक अखबार निकालते थे जिसका नाम केसरी था, और ये मराठी भाषा में था। अमृता बाजार पत्रिका इन बंगाली में अमृता बाजार पत्रिका। और ये सभी इम्पोर्टेंट सोर्स थे उस समय के बारे में जानने के लिए। आगे हमारे पास है डू यू नो, इसको भी देख लेते हैं। द ब्रिटिश पास द वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट इन 1878 टू रिप्रेस द एंटी गवर्नमेंट राइटिंग एंड प्रोपेगेंडा। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक 1878 में लेके आए थे, ताकि वो जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो भी लिखते थे अखबारों में या प्रचार करते थे इंडियंस, उसको रोकने के लिए वो एक एक्ट लेकर आए थे। The Indian newspaper that worried the British government were सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, हली शहर पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, साधारणी, भारत संस्कारक एट्सेट्रा। जो वहाँ उस समय के जो मुख्य समाचार पत्र या पत्रिकाएं थी, जिसके कारण अंग्रेज चिंतित थे। अंग्रेज़ों को आप कह सकते हैं उन पत्रिकाओं से एक तरह से डर लगता था, चिंतित थे। वो थी सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, ये जो मैंने नाम पढ़े हैं उस समय की ये मुख्य पत्रिकाएं थी। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट समय समय पर आती रहती थी, उससे भी हमें पता लगता है उस समय के बारे में, उस हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ट्राइब्स, कास्ट एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आर आल्सो आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट थी गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी की जाती थी ट्राइब्स के बारे में, कास्ट के बारे में, और जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी, जो ज़मीन से संबंधित जो सेटलमेंट थी, उसके बारे में जो रिपोर्टें आती थी समय समय पर, उससे भी हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सर्वे एंड द रिपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू लर्न अबाउट इंडिया बिफोर इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवली। और ये जो अंग्रेज लोग ये क्यों करते थे सर्वे, और ये रिपोर्ट्स क्यों बनाते थे, ताकि उनको इंडिया के बारे में अच्छे से पता लग सके, और ये जिससे कि उनको हेल्प मिले, आसानी से वो शासन व्यवस्था को चला सकें। फॉर एग्जांपल, रिपोर्ट
ऑन द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण इन बिहार। तो एक एग्जांपल दिया है इन्हें, डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट चंपारण थी उसमें सेटलमेंट ऑपरेशन जो था, रिपोर्ट ऑन द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट चंपारण, इसमें उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी इसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट एंड डेटाबेसिस। इंटरनेट और डेटाबेसिस से भी हमें उस समय का पता लगता है। इंटरनेट एंड डेटाबेस लाइक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी एंड द ब्रिटिश लाइब्रेरीज ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शन प्रोवाइड एस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप उस समय के बारे में जानना चाहते हो तो इंटरनेट और डेटाबेस जैसे कि डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ओरिएंटल है या इंडियन ऑफिस कलेक्शन है, उससे भी आप बहुत सारी जानकारियाँ इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट में है, डू यू नो ए डिजिटल लाइब्रेरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अवेलेबल ऑन इंटरनेट और CD-ROM। ये डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको इंटरनेट का यूज़ करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में, ठीक है, और इसको आप आसानी से देख सकते हो इंटरनेट पर या CD के द्वारा। Depending on the specific library, a user may able to access magazine, articles, books, papers, images, sound, files and videos। और लाइब्रेरी पे डिपेंड करता है कि वो क्या प्रोवाइड कराएगी आपको। इसमें हम आप मैगज़ीन देख सकते हो, आर्टिकल, बुक्स, पेपर, इमेजेस, साउंड्स और कई तरह के वीडियोस भी इसमें हैं जो आप देख सकते हो। विकीपीडिया इज़ फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया। और आपने विकीपीडिया का नाम सुना होगा, ये एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर रेफरेंस वर्क ऑन इंटरनेट। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है, आप सभी को पता होगा इस बारे में। इट्स कंटेंट इज़ इंफॉर्मेटिव एज वेल एज वेरीफाइएबल। और ये इसमें जो कंटेंट होता है जो विकीपीडिया पर वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, उससे बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है और ये वेरीफाइएबल भी होता है, ठीक है। यानी कि ये वेरीफाई होता है, ओके टेस्टेड होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी वो लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल। जो ओल्ड बिल्डिंग है या आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स में आ जाएगा जैसे उस समय के जो आभूषण हैं या हथियार जो हैं उनको देखकर भी, ठीक है, कई तरह की आर्टिफैक्ट्स में कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उस समय की जो कलाकृतियाँ हैं, ठीक है, उसको देखकर, और वहाँ के जो उस समय के जो पीपल हैं उनसे भी हमें पता लगता है उस समय के बारे में। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, artifact and people of that period also tells us the tales of the past। जो आप वहाँ की उस समय की जो बिल्डिंग बनाने का जो अंदाज था, स्टाइल था, उसको देखकर, आर्टिफैक्ट्स को देखकर और उस समय के जो पीपल्स हैं ये सभी उस समय के बारे में बताते हैं। मैनी पीपल हु participated in the freedom struggle and saw the important changes share their experiences which throw light on the life of the people and the condition that existed। अगर आप उस समय के लोगों के बारे में, अभी भी कई लोग जो जीवित हैं, लगभग इस टाइम उनकी आयु काफ़ी होगी, ठीक है, लगभग 100 के आसपास, तो उस समय के लोगों के बारे में अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो भी आपको उस समय के बारे में काफ़ी जानकारी दे सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे और उस समय कौन कौन सी कंडीशंस थी। तो ये आपको कुछ उस समय की जो बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं। विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, और आगे है आपको दिखा रखा है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, और ये हमारे पास राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपने कमेंट करके बताना है इनमें से आपने ये जो 4 बिल्डिंग्स दिखा रखी हैं इनमें से आपने कौन सी बिल्डिंग देख रखी है, ठीक है, आपने ये कमेंट करके बताना है अगर किसी ने देख रखी हो तो। नेक्स्ट है हमारे पास, इन मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वी आर गोइंग टू टेक ए लुक एट इंडियाज सफरिंग एट हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश imperialism
एंड द सब्सिक्वेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन पावर। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखने जा रहे हैं, आगे आप पढ़ोगे अगले लेसन्स में कि कैसे इंडिया जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंडर था, ब्रिटिश ने कैसे इंडिया का शोषण किया और बाद में कैसे हमने आज़ादी प्राप्त की फॉरेन पावर से, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे। आगे है, डू यू नो मैनी चेंजेस डेट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन यूरोप लाइक Renaissance, Reformation, Industrial Revolution, French Revolution, Russian Revolution, Nationalism, Imperialism। यूरोप में उस समय बहुत सारे चेंजेस हुए थे, ठीक है, बहुत सारे उसमें जैसे कि रिफॉर्म आए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे, इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो फ्रांस की क्रांति, रशियन की क्रांति, नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म, ये सभी घटनाएं उस समय हुई थी। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।